हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट बाय एनएस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी हेल्थ और लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो बेसिकली आप सभी ने अभी एक न्यूज़ है आपकी, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जरूर आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर या आपने न्यूज़पेपर के अंदर या जो भी कोई अगर न्यूज़ चैनल थोड़ा सा उसको फॉलो करता है तो उसने जरूर सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अभी बोला है कि हमने जो आपके फॉरेन एक्सचेंज के 41,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं। और सेव उन्होंने कैसे किए हैं? 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करके। तो ये इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, तो इन सभी चीजों के जो आपके डाउट हैं वो ये डिस्कशन सुनने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इसके लिए एक वीडियो लॉन्च की है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होती है, कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा उस वीडियो को देखना चाहता है तो वो देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए हमारे देश के पीएम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी, तो उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के आके इस अचीवमेंट के बारे में बताया है। तो जब खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जब इस चीज को बताने के लिए आए हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो। तो अभी देखो, इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में समझने से पहले मैं आपका जो ध्यान है वो एक दूसरी साइड लेके जाना चाहता हूं। तो अगर हम बात करते हैं हमारी जो देश की डिपेंडेंसी है, इंडिया की जो डिपेंडेंसी है, वो क्रूड ऑयल के ऊपर आज के दिन बहुत ज्यादा है। और ये आप बोल सकते हो कि जो इंडिया के बजट के ऊपर सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है हमारे लिए कि हम कैसे जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर उसको कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ हवा में आपकी जो बातें आपको लग रही होगी कि सर आपने बोल दिया इकोनॉमिक चैलेंज हमारे लिए। नहीं, ये आप देखो, जो आपका दी हिंदू आपका न्यूज़पेपर है उसी का आर्टिकल है लगभग आपका 2 से लेकर 3 दिन पहले ही। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 है जो अभी जस्ट आपका है, इसके अंदर इंडिया ने क्या किया है, 119 बिलियन का आपका फॉरेक्स रिजर्व से जो आपका क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट किया है। और ये आपका बिल है ना, ये डबल हो गया है। किससे? फाइनेंशियल ईयर 2021 से। तो 21 में हमने कितना किया था, इसका हाफ किया था, और 22 में ये आपका डबल हो चुका है। अगर आप कुछ प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हो तो ये देखो, हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली हर बार वो बिलियंस में बढ़ती जा रही है। 2016-17 में हमने 70 बिलियन का आपका मतलब कि जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट किया था। 2017-18 में हमने 88 बिलियन का किया था। 18-19 में हमने 125 बिलियन का। लेकिन 19 में आपकी कोरोना की वजह से कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आपको पता है लॉकडाउन लग गया था, तो वो हमारा डिक्रीज हो गया था। 19-20 और 20-21 में वो डिक्रीज हुआ। लेकिन 20-21 में जितना वो डिक्रीज हुआ था, 21-22 में जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी खुलती है तो वो देखो आपका डबल हो गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि पेट्रोल की वजह से हमारा जो बजट है उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आपका भार पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये पेट्रोल का जो प्राइस है वो आपकी अलग अलग कंट्री, ये नहीं है कि मतलब कि कोई भी आपका वो डिसाइड कर देता है। तो इसके लिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ओपेक। तो ये ओपेक कंट्री क्या करती है, यहाँ पर इन्होंने अपना एक एवरेज प्राइस बताया गया है कि 2014 में जो हमारा एवरेज प्राइस था क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो आपका $93 रहा। 15 के अंदर आपका $48 हो गया, 16 के अंदर 43, 17 के अंदर 50, 18 के अंदर आपका ये 65, 19 के अंदर 56, और ये देखो 20 के अंदर जब आपकी लॉकडाउन की वजह से आपके पेट्रोल की कीमत आप देखो कितनी ज्यादा डिक्रीज हो गई है। तो आपने इस टाइम पे देखा भी होगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल नहीं रही थी, कोई बाहर घूम नहीं रहा था आपका, तो इस वजह से पेट्रोल के प्राइसेज है वो देखो कितने ज्यादा डाउन पे चले गए हैं। लेकिन जैसे 21 में आपका लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ तो देखो पेट्रोल के प्राइस है वो आपके बढ़ते जा रहे हैं। और 2022 में आप जो एवरेज प्राइस है वो देख सकते हो। तो एक तो लॉकडाउन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली, और यहाँ पर दूसरा अगर आप देखते हो तो आपने यूक्रेन और रशिया की वार के बारे में जरूर सुना होगा। तो उस वॉर की वजह से भी आपका क्या है, जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है आपके प्राइस है वो इतने ज्यादा हाई हुए हैं। तो ये देखो आपकी हर साल ये आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होते रहते हैं। तो एक तो पेट्रोल का दाम ज्यादा बढ़ गया है तो इसीलिए हमारे ऊपर ये 119 बिलियन का बोझ है जो एक्स्ट्रा वो पड़ा है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो इंडिया है वो टोटल जो आपकी 5 नेशन है, ये आपका डाटा है, ये आपका फरवरी 2021 तक का है। तो यहाँ पर वो 5 नेशन बताए गए हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा पेट्रोल खरीदते हैं। तो सबसे पहला देश है आपका इराक, जिससे हम क्या करते हैं 8,67,000 बिल आपका बैरल पर डे। ये बैरल आपकी क्या होती है, एक मेजरिंग यूनिट होती है क्रूड ऑयल को मापने के लिए। और जो आपका एक बैरल है वो नियरली आपका 159 लीटर के इक्वल होता है। तो आपका लिक्विड में ही आता है, तो लिक्विड को हम किस में मेजर करते हैं, कोई भी जो आपकी लिक्विड क्वांटिटी होती है उसके लिए लीटर का यूज करते हैं। तो 159 आपके लीटर हैं, उनको हम एक बैरल बोल देते हैं। तो इतना बैरल पर डे हम कहां से परचेज कर रहे हैं, इराक से। उसके बाद आपका 5 लाख के आसपास जो हम मतलब कि बैरल पर डे है वो आपका यूएस से परचेज कर रहे हैं, फिर नाइजीरिया से, आपका सऊदी अरब से, यूएई से। अगर आप इसको रीजन वाइज शेयर करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि
कि जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, मिडिल ईस्ट कौन कौन सी आपकी, इराक के बाद है आपकी सऊदी अरेबिया और यूएई। तो ये कंट्री है देखो आपकी, जो ये यहाँ पर जिसको मैंने अभी सर्कल किया है, आप इनको गल्फ कंट्री भी बोल सकते हो या मिडिल ईस्ट कंट्री बोल सकते हो। तो इनसे हम 52% आप बोल सकते हो मोटा मोटा कि आधा जो हमारा तेल है वो हमारा इसी रीजन से हम परचेज करते हैं। उसके बाद कुछ तेल है आपका, वो आपका नाइजीरिया से परचेज करते हैं, और जो बाकी बचा हुआ है वो आपका यूएस से परचेज करते हैं। तो आपका ये देखो जो रेड रीजन है ये आपका अलास्का है, और ये अलास्का भी आज के दिन आपका यूएस का ही पार्ट होता है। पहले कभी ये रसिया का होता था, लेकिन रसिया ने इसको रुपए में परचेज मतलब कि बेच दिया था अपना, और यूएसए ने इसको परचेज कर लिया था। तो वो भी एक बहुत बढ़िया स्टोरी है, कभी अगर टाइम मिला तो उसके बारे में बताऊंगा। तो यूएस से बाकी हम क्या करते हैं, ऑयल को परचेज करते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि हम हमारा जो मेजर ऑयल है वो किस किस कंट्री से परचेज करते हैं। और ये डाटा आपका 2021 तक का है, लेकिन अगर आप 2022 का डाटा चेक करोगे तो अगर आपको टॉप 4 कंट्रीज में सऊदी अरेबिया यूएई की जगह पे अगर रसिया मिल जाता है, तो आप उस चीज को देख के हैरान मत हो जाना, क्योंकि रसिया आज के दिन क्या है आपको पता है, रसिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है। तो रसिया के ऊपर अलग अलग कंट्री ने इतने ज्यादा सैंक्शन लगा दिए कि उसका पेट्रोल है कोई खरीद ही नहीं पा रहा है। तो अब उसका पेट्रोल कौन खरीद रहा है, इंडिया खरीद रहा है, और इंडिया को वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे पेट्रोल दे रहा है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इससे तेल खरीद रहे हैं। बाकी अगर आपने न्यूज आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा, जो यूएस है या बाकी अदर कंट्रीज है उन्होंने हमारे को ये चीज बोली भी थी कि आप रसिया से तेल मत खरीदो। लेकिन हम क्या करेंगे, हम तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे, हम हमारी डिपेंडेंसी को देखेंगे। अगर हमारी कंट्री खुश है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो हमारे को जो सेम ऑयल है अगर रसिया हाफ प्राइस में हमारे को दे रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्राइस कितना है, $70 पर बैरल। लेकिन इंडिया हमारे को ये 100 बैरल आपका एक एवरेज है, और अगर रसिया हमारे को कितने में दे रहा है, 70 में दे रहा है। तो आप बोल सकते हो देखो कितना ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रहा है। तो इसीलिए हम उससे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारा जो बजट का है इस ऑयल इंपोर्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा एक मतलब कि बिगेस्ट चंक बोल सकते हो, एक बहुत बड़ा आपका दाग लगता है उसके बजट के ऊपर। अगर ये सपोज करो हम इतना पैसा अगर बचा लें, और उसी पैसे को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, डिफेंस के अंदर, या आपके जितने भी और अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, हम उसी पैसे को वहां पर यूज कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि जो इंडिया की इकोनॉमी है या जो डेवलपमेंट है वो किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो अब ठीक है जी, इतना तो हमारे को समझ में आ गया जी, बहुत ही ज्यादा हम तेल खरीद रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा हुआ है इसकी वजह से। लेकिन अब इसके लिए ऑप्शन क्या है, हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप एक काम करो कि जो पेट्रोल या डीजल से आपके चलने वाले व्हीकल हैं आप उनको रिप्लेस करके उसको क्या करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस कर दो। लेकिन ये बोलने में बहुत इजी लग रहा है, एक लाइन में मैंने आपको बोल दिया, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आज के दिन आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत सी जो आपकी अलग अलग जो कार कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, उन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन उनका कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है। अभी उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। पेट्रोल के लिए तो आप क्या करते हो, आप कहीं भी बाहर जाते हो, आपको जगह जगह पे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, आप कहीं से भी डलवा के आगे जा सकते हो। लेकिन अगर आप सपोज करो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके जाते हो, आपको आगे कोई चार्जिंग पॉइंट या कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं मिला, तो क्या हमारे लिए वो मतलब कि बेनिफिशियल होगा, हम उस गाड़ी को कहीं पर ले ही नहीं जाएंगे। तो हम जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप नहीं होता है तो हमारे लिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जितने भी आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो अभी हमारे इनिशियल टेस्ट और रन स्टेज के अंदर हैं। इनिशियल क्यों बोल रहा हूं, आपको पता है अभी अभी तो ये हमारे मार्केट के अंदर लॉन्च हुए हैं। ये आपके इलेक्ट्रिक बैटरी से चलते हैं। तो आपकी बैटरी की अभी लाइफ कितनी है, 3-4 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, तो वो जो सारी चीजें हैं इसके अंदर जो दिक्कत आएंगी वो आपको अगले 3 या 4 साल के अंदर पता चलेंगी, जब ये मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा वास्ट लेवल के ऊपर यूज होने स्टार्ट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी इसके अंदर आपकी जो सेफ्टी का भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जरूर न्यूज के अंदर सुना होगा कि आपने ओला या आपकी जो अदर जो स्कूटीज हैं, इन्होंने कुछ मतलब कि अपनी स्कूटी लॉन्च की थी, और वो स्कूटी है वो आपकी क्या कर रही हैं, आग पकड़ रही हैं, आपकी कैचेज फायर। तो उसके लिए ओला उनको दोबारा से मंगवा रहा है, और उनका जो R&D है उसके ऊपर फिर से चल रहा है कि कैसे इसकी जो क्या रीजन हुआ जिसकी वजह से इसने आग पकड़ी, और इस चीज को सोल्व करने के लिए कोशिश चल रहा है। तो आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए देखो चैलेंजेस कितने हैं। तो ठीक है जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो अभी हम थोड़े अगले 8 या 10 साल के लिए हम बोल सकते हैं कि इसको अवॉइड कर रहे हैं। अभी 10 साल के बाद इसका एक्चुअल पता चल जाएगा, इसका क्या स्टेटस रहेगा इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बाद हमारी इस डिपेंडेंसी को घटाने के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास, इथेनॉल ब्लेंडिंग। और आपने सुना था ऊपर ही अभी की 41,000 करोड़ है वो गवर्नमेंट ने बचाए हैं, और वो कैसे बचाए हैं, 10% इथेनॉल यूज करके पेट्रोल के अंदर। तो अब ये इथेनॉल क्या होता है, कैसे क्या काम करता है, तो यहाँ पर देखो आपकी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आप पढ़ भी सकते हो, इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आई हुई है कि पीएम मोदी ने खुद बोला है कि इंडिया हैज अचीव्ड द टारगेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग 5 मंथ बिफोर द डेडलाइन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट किया था कि 2022 तक हम क्या कर लेंगे, हम जो
ब्लेंडिंग है इथेनॉल की वो 10% पहुंचा देंगे हमारे इंडिया के अंदर। 10% का मीनिंग क्या है कि जितना भी पेट्रोल अब आपको पेट्रोल पंप के ऊपर मिलता है उसके अंदर आपको 10% इथेनॉल है उसके अंदर मिक्स होकर मिलेगा। और अगर आप 2022 के अंदर, तो ये ठीक है, 2014 से लेकर 22 तक 8 साल का काम किया है, 8 साल के अंदर जाके हमने ये 41,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। अगर आप उससे पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2014 से पहले, अगर आप उस टाइम पे देखना चाहते हो तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ 3% इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर ही काम कर रही थी। तो ये देखो, हमने यहां पर भी बोला गया है कि आपका पेट्रोल है वो 5 मंथ पहले इसको अचीव कर लिया है। अब गवर्नमेंट ने अपना अगला टारगेट और सेट कर दिया है कि 2030 तक का था, स्टार्टिंग में बोला गया था कि 2030 तक हम क्या करेंगे, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिवाइज कर दिया है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि 2025-26 तक हम क्या कर लेंगे, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये इथेनॉल क्या होता है, कैसे इसकी ब्लेंडिंग होती है और कैसे पेट्रोल के साथ मिक्स होता है, तो आप ये देखो, इस फिगर के थ्रू आप देख सकते हो कि जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं आपकी, जैसे हम बात करते हैं शुगर केन होती है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गए, आपका जो ये मक्का होता है या छलनी बोलते हो आप जिसको, या कुकड़ी बोलते हो, तो उसके ऊपर जो होता है आप उससे उसको इथेनॉल को बना सकते हो। या आपके जो आपकी पैडी फील्ड होते हैं, जो आपकी धान होते हैं, धान बोलो या पराली बोलो, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, तो वो जो सारी जो क्रॉप है उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आपके इथेनॉल को बना सकते हैं। अब बनाने के लिए आपकी दो केमिकल प्रोसेस होती है, पहली होती है फर्मेंटेशन, दूसरी होती है प्यूरिफिकेशन। इनके थ्रू हमने क्या किया, उनको कन्वर्ट कर दिया इथेनॉल के अंदर। तो ये इथेनॉल को फिर हम क्या करते हैं, इसको बनाने के बाद हम बेचते हैं इसको आपके अलग अलग जो आपके जैसे IOCL है, HPCL है, उन प्लांट के अंदर वो क्या करते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं पेट्रोल के साथ और फिर वो उसको ट्रांसपोर्ट करके आपके देश के अंदर जितने भी आपके पेट्रोल पंप है वहां पे पहुंचा देते हैं। तो अब अगर आप किसी पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डलवाने के लिए जाते हो और वहां पर आपको लिखा मिलता है E10, तो E10 का मीनिंग क्या है कि इस पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल है, वो आपका मिक्स है। तो आपका जो पेट्रोल अब गाड़ी के अंदर डाला जा रहा है वो आपका क्या है, दोनों का मिक्सचर है, वो अकेला पेट्रोल नहीं है अब आपका, वो दोनों का मिक्सचर है। तो 10% इथेनॉल आपका E10 का मीनिंग ये है। और 25-26 तक हमारा टारगेट कितना है, E20, इस 10 को रिप्लेस कर देंगे हम 20 से। उसके बाद 30, 40, 50, वो देखो जैसे जैसे वो आपका बढ़ता जाएगा तो वैसा ही हम क्या करेंगे, उतना ही क्रूड ऑयल है वो हम कम परचेज करेंगे। अब फायदा इससे क्या हो रहा है, ये देखो आपका क्रॉप, अब क्रॉप कौन उगाते हैं, आपके जो फार्मर होते हैं वो उगाते हैं। और मोदी गवर्नमेंट ने आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की थी कि 2022 तक हम हमारे जो फार्मर की इनकम है उसको डबल कर देंगे। तो आप समझ सकते हो, जब ये सारी चीजें हम किसानों से ही खरीद रहे हैं तो किसानों की आपकी जो इनकम है वो भी तो बढ़ रही है ना, तो उनका वो वाला भी काम पूरा हो रहा है और आपका जो डिपेंडेंसी हमारी पेट्रोल के ऊपर वो वाली कंडीशन भी आपकी अचीव होती जा रही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि ब्लेंडिंग है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ठीक है जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग आपने बोल तो दिया जी, बहुत बढ़िया है, तो हम इसको बढ़ा के क्या करते हैं, 40%, 50% या 60% तक लेके जा सकते हैं। अब अगर आपको वर्ल्ड के अंदर देखते हैं हम, तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सी ऐसी कंट्री हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आपकी जो ब्राजील है, तो ब्राजील आपकी जो कंट्री है वो आपकी 85% इथेनॉल ब्लेंडिंग को यूज कर रही है आज के दिन। चाइना है, चाइना ने भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन चाइना का सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन आपको पता है बहुत ज्यादा है, और सेम वही पॉपुलेशन की कंडीशन है वो हमारी इंडिया के अंदर भी आपको पता है, लेकिन ब्राजील के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, तो इसीलिए वो उसको वहां पे सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर पाए। अब चाइना ने भी इसके लिए काम बहुत किया था, लेकिन वो उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर पाया, तो इसीलिए उसने क्या किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर काम है उसको छोड़ दिया और उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर दिया। तो सेम वही दोनों ऑप्शन हमारे पास भी है, इथेनॉल या इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए तो आपको बता दिया कि अगले 8-10 साल का टाइम लगेगा। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, तो अब इसको भी यूज करने के लिए हमारे पास बहुत से मतलब की चैलेंजेस है। तो सबसे पहला चैलेंज तो आपका क्या है, फूड और फ्यूल। अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एक मतलब कि मैंने जो डाटा उठाया है ये डाटा है आपका यूएस का। तो यूएस में आपकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो बुसेल्स होती हैं और गैलेंस होती हैं आपके लिक्विड को मेजर करने के लिए। तो ये बताया गया है कि जो 8 बुसेल ऑफ कॉर्न है उसको हम यूज करके 21 आपका गैलन है, इतना हम इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो ये 8 बुसेल हैं यही आपका सफिशियंट था एक आदमी का खाना 1 साल तक। तो आप समझ सकते हो कि हमारे को उस 8 बुसेल को किसी आदमी को खाने के लिए देना है या उसको आपका यूज करना है फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो आपका बिगेस्ट चैलेंज है, बिल्कुल डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हमारे को खाना चाहिए या हमारे को फ्यूल चाहिए। तो मेन फोकस हमारा किस चीज के ऊपर है, और आप इंडिया के अंदर देख ही सकते हो कि जो हमारी भुखमरी है वो किस लेवल के ऊपर है। ये अगर आप वर्ल्ड का जो
लिए अलग अलग रिपोर्ट आती है तो उनके अंदर आप देखते ही रहते हो कंडीशन बहुत खराब है आपकी। और उसके बाद आप अगर ये सारी चीजें देखो, आपका मोरल एस्पेक्ट है वो भी निकल के आता है कि सबसे पहले हम हमारे लोगों का आपका पेट भरें, उसके बाद फिर हम मतलब कि ठीक है इकोनॉमी की तरफ देख सकते हैं। अगर जान रहेगी तो उसके बाद आपका जो सारी चीजें हैं उसके बाद ही आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों की जो आपकी जान है उसको सेव करना, तो इसीलिए फूड और फ्यूल। उसके बाद दूसरा आपका क्या है कि ये जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, अब उसको भी क्या करना होगा, इंजन को मॉडिफाई करना होगा इस फ्यूल के साथ कंपेटेबल होने के लिए। जैसे आपको पता है पेट्रोल के लिए आपके पेट्रोल इंजन आते हैं, डीजल के लिए आपके डीजल इंजन आते हैं, सीएनजी के लिए आपकी सीएनजी किट आपको सेपरेटली इंस्टॉल करवानी पड़ती है अपनी गाड़ी के अंदर। तो वैसे ही जब आप इसको E20 में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारे जो प्रेजेंट डे इंजन है, ये खुद हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जितने भी बंदे थे उन्होंने बोल दिया कि 2008 से पहले पहले की जितनी भी गाड़ियां हैं वो E20 के ऊपर रन नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आगे आने वाले जितने भी ऑटोमोबाइल हैं उनको हमें अपग्रेड करना होगा, तभी वो क्या करेंगी, इस पेट्रोल या जो आपका जो E20 आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल है वो उसके साथ रन कर पाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इथेनॉल वाला भी अभी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा डेवलप स्टेज में नहीं पहुंचा है, बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज में है। नेसेंट का मीनिंग क्या होता है, नवजात, जैसे आपका नवजात बच्चा होता है तो सेम वैसी ही उसकी स्टेज है, अभी ट्रायल स्टेज के ऊपर ही चल रहा है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग भी। तो ये भी सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है तो वो अभी ये चीजें हैं वो आनी बहुत ही ज्यादा बाकी हैं अभी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है बायोफ्यूल की, तो आपको पता है कॉस्ट तो हमारे लिए हमेशा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहा है। क्या इसकी ब्लेंडिंग के बाद हमारा जो कॉस्ट है वो कुछ डाउन होगा या नहीं होगा, अगर होता है तो वो कितना होता है, तो उस फैक्टर को भी आपको पता है इंडियन बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं। और सबसे इसके लिए जो हमारा है कि जब आपको पता ही है कि भाई हमारा इतने चैलेंजेस हैं इसके लिए, तो क्यों ना हम इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम इन्वेस्टमेंट कर दें आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल और जितने भी आपके बायोफ्यूल्स वाले जितने भी आपके जो इंजन आएंगे तो उनके बीच में ये आपका कंपैरिजन है वो चलता रहता है। तो ये आप देख सकते हो कि डिस्कशन आपको कैसा लगा। और अगर आप आगे देखना चाहते हो तो जो बायोफ्यूल है ये भी हमारी अलग अलग जनरेशन के अंदर आ गए। जैसे फर्स्ट जनरेशन है वो आपका बहुत ही ज्यादा हाई कार्बन कंटेंट होता था। सेकंड जो जनरेशन हमने बायोफ्यूल बनाया वो आपका बना दिया राइस के हस्क से और आपका वुड चिप से। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो आपकी ग्रीन गैस हाउस गैसेज हैं वो आपकी क्या होगी, बहुत ही हद तक रिड्यूस हो गई हैं। उसके बाद थर्ड जनरेशन ये हमने एलगी से बना दिया। फोर्थ जनरेशन है उसको हमने बिल्कुल कार्बन नेगेटिव बना दिया। और ये आपकी क्या है, जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप हैं उनसे बनाया है। तो अगर आप इसको याद रखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपका जो बायोफ्यूल है वो आपका अलग अलग जनरेशन में आता है। तो अब आप बता सकते हो कि आपको डिस्कशन कैसा लगा। अगर आपको कुछ भी नई चीजें सीखने को मिली तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर करो और चीजों को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको फर्दर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर भी आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक अपना जरूर बताओ जिसके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।